ओम शांति। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आपके स्वास्थ्य की शुभकामना के साथ इसे प्रारंभ करते हैं। कल जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। मैं आपको स्टेप वाइज से बताने की कोशिश करूंगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम से, जैसे इसका नाम है, यथा नाम तथा गुण, नाड़ी की शुद्धि होती है। हम सब जानते हैं, जैसे बताया है कि ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां मुख्य नाड़ी हैं जो हमारी नासिका जो है वो कभी तो राइट साइड से चलती है, कभी लेफ्ट साइड से ज्यादा उसका फ्लो होता है। आपने महसूस किया होगा। और अगर नहीं तो आप हाथ को ऐसे रखकर और महसूस कर सकते हैं कौन सी नासिका मेरी सही चल रहा है। एक में से फ्लो ज्यादा होगा, हवा अच्छे से निकल रही होगी, या तो ठंडक वाली होगी या गर्म वाली होगी। राइट साइड की नॉस्ट्रिल से क्या होता है, वो सूर्य नाड़ी के अंदर उसमें से गर्म हवा निकलती है, या बॉडी को वो उसकी गर्मी का संतुलन करती है। और जो लेफ्ट साइड में उसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है, जो बॉडी के अंदर हमारी कूलिंग सिस्टम जो है उसको बैलेंस करती है। तो हमारी बॉडी जो है एक सर्टेन टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करके चलती है। ये कुदरत की बहुत बड़ी करिश्मा कहो, वंडरफुल कहो, तो लोग कहते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि सबसे अगर वंडरफुल कोई है तो वो मैं, ये मेरा सिस्टम है, बहुत वंडरफुल है। अगर इसकी तरफ ध्यान दें तो ये शरीर आपको रिस्पॉन्स करता है, मैसेजेस देता है, बोलता है। हम इसे सुनते नहीं हैं, परंतु अगर हम श्वासों की गति पर ध्यान देते हैं, नाड़ी शोधन या शुद्धिकरण कर लेते हैं, तो ये शरीर भी यंत्र बन जाता है। फिर बाहर के मोबाइल की इतनी आवश्यकता नहीं, ये शरीर भी मोबाइल बन जाता है, वाइब्रेट करता है, मैसेजेस देता है। तो चलिए सीधे बैठेंगे। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी कि जहां तक हो सके इन प्राणायामों का अभ्यास अगर सुबह प्रातः समय किया जाए, जागने के पश्चात, फ्रेश होने के पश्चात थोड़ा सा गर्म पानी आप पी लें, गुनगुना पानी पी लें, और उसके पश्चात खाली पेट अगर करें तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। और या फिर शाम के समय, अर्थात भोजन के 3, 4 या 5 घंटे के पश्चात खाली पेट होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सबसे पहले कमर से हमेशा सीधा बैठेंगे। हवादार कमरा हो जहां पर बैठेंगे, और जमीन पर बैठकर आसन एक ले लें, उस आसन पे बैठें। कभी भी जो खुली या नंगी जमीन होती है उसमें बैठ के नहीं करना, ना ही अपनी बेड केवल सोने के लिए, ना तो उसमें बैठ के भोजन करना है, ना ही प्राणायाम करना। कोई बहुत बीमार हो तो अलग बात है। सीधे बैठेंगे, सुखासन में, पद्मासन में या वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। ये तीनों ही प्रेयर के लिए पोजीशन है, मेडिटेशन की पोजीशन। आप सीधे बैठेंगे, वायु मुद्रा लगा सकते हैं। अंगूठे, ये तर्जनी उंगली जो है उसे अंगूठे की धूल में लगा देना। ये तीनों उंगलियां जो है लगा देना। राइट हैंड जो है उसमें अंगूठा भी, उससे हम राइट नोस्ट्रिल अर्थात सूर्य नाड़ी जो है या राइट वाली नासिका जो है उसको बंद करेंगे, और
बाकी जो है 2 अंगुलियां जो फर्स्ट और सेकंड फिंगर है उसको लगाने के पश्चात हमारे पास अनामिका और लिटिल फिंगर ये रह जाती है, उससे हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं। कई लोग तो दोनों अंगुलियां यहाँ रखकर और इस प्रकार जो है भ्रुकुटी के अंदर रखते हैं कि ध्यान जो है जब हम श्वास लें तो यहाँ पर ही इसको श्वास को हम महसूस करें और उस श्वास को बाहर निकलते हुए भी हम महसूस करें और अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए करते हैं। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं, आपको जो भी उचित लगे उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को भीतर लेंगे। एक चीज और ध्यान में रखना है कि सांस की गति सम होगी, अर्थात जितना सांस हम भीतर लेंगे उतनी ही मात्रा में सांस को बाहर निकालेंगे। तो कल हमने क्या किया था, लेफ्ट से सांस लिया था, लेफ्ट से ही छोड़ा था, लेफ्ट से लिया था, लेफ्ट से ही छोड़ा था। उसके पश्चात हम राइट से लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। उसके पश्चात हम लेफ्ट से छोड़कर राइट की तरफ छोड़ देंगे और राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ छोड़ेंगे, तो एक चक्र पूरा होगा। तो अभी हम पहले सांसों की आवाज भी नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल गति से ही लेंगे ध्यान, क्योंकि ये आपको भीतर ले जाएगा। मैं हाथ से इशारा देती हूँ। आप अब राइट साइड से ही सांस लेंगे, राइट साइड से ही छोड़ेंगे। हमने श्वासों की गति सम रहे इसके लिए हम काउंटिंग कर सकते हैं मन ही मन, जैसे 5 काउंटिंग तक किया, 5 काउंटिंग में ही वापस छोड़ा, मैंने 10 में लिया, 10 काउंटिंग में ही मैंने छोड़ा, लेफ्ट साइड में भी वैसे और राइट साइड में भी। अब हम क्या करेंगे,
राइट साइड से लेंगे और इसे लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे। लेफ्ट साइड से सॉरी लेंगे और राइट साइड में छोड़ देंगे। फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे। इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये सारे नाड़ी शोधन के अंदर आते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, अभी ये फर्स्ट स्टेप में पहले हमने नासिका को शुद्ध करने की कोशिश की है। तत्पश्चात अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। उसके पश्चात हम कुंभक करेंगे। कुंभक अर्थात सांस को रोक के करेंगे, वो बाद में बताते हैं। पहले इस चीज का अभ्यास, जब एक चीज का अभ्यास प्रॉपर हो जाए उसके पश्चात ही दूसरा अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। किसी भी चीज में उतावलापन ठीक नहीं है। तो सीधे बैठेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल जो है उसे अंगूठे की मदद से बंद करेंगे। सीधा बैठेंगे। सांस को धीरे धीरे अंदर लेंगे। अब लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और राइट से अंगूठा हटा दीजिए और सांस बाहर। अब राइट से सांस को भीतर लेंगे। राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे की मदद से बंद करेंगे। लेफ्ट वाली उंगलियां खोल देंगे और सांस को बाहर। अब पुनः लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, अब आप आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप इसे करेंगे। 5 बार हम करेंगे और आप इसके प्रभाव को देखना। मैं यहाँ से काउंटिंग दूंगी, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट में छोड़ देंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट में छोड़ेंगे, तो एक श्वास हमारा पूरा होगा।
है। दोनों हाथ रब कर लीजिए, फेस पे लगा लीजिए। देखिए ब्रेन में कितनी फ्रेशनेस आ गई है ऐसा करने से। आप एक मिनट आंख बंद करेंगे और इसके प्रभाव को तो आपने देखा ही होगा। कल इससे आगे और करेंगे। समय की सीमा समाप्त होती है, मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का धन्यवाद सेवा का मौका दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी हम सब प्राणायाम कर रहे थे और रोज की तरह अभी हमारा टॉपिक जो शुरू है कि जिंदगी में कंपटीशन और एक्सेलेंस दोनों का ही बहुत महत्व है। और जिंदगी में अगर कोऑपरेटिव कंपटीशन हो, टीम वर्क बना के यदि हम कंपटीशन करते हैं तो कोऑपरेटिव एक्सेलेंस उसमें आती है। हम इसकी चर्चा आज करेंगे। एक बार एक मुकदमा एक जज के पास गया। मुकदमे में क्या था कि एक 60 साल के भाई ने अपने 75 साल के भाई के ऊपर मुकदमा किया कि मैं इस बड़े भाई को कहता हूं कि माँ जो इसके पास पिछले 35 वर्षों से रह रही है, ये उसकी सेवा कर रहा है और मुझे सेवा का मौका नहीं दे रहा है। तो जज के पास उसने मुकदमा दायर किया। जज भी सुन के हैरान हुआ, ये इस टाइप का मुकदमा तो कभी हुआ नहीं। भाई इस बात के लिए आज लड़ रहे हैं कि माँ की सेवा कौन करेगा। ज़्यादातर तो ये होता है कि बचपन में हम सब कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब बड़े हो जाते तो हम कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। लेकिन ये अद्भुत मुकदमा था। तो इसमें जज भी बड़ा हैरान हुआ। उसने छोटे भाई ने कहा, बड़ा भाई अब 75 साल का हो गया, इससे सेवा तो होती नहीं माँ की अच्छी तरह से। मैं अभी सेवा कर सकता हूँ, मेरी 60 साल आयु है, मेरे घर में बहू बेटे भी हैं, वो सब कर लेंगे, संभाल लेंगे, तो मुझे ये मौका दिया जाए। तो जज ने एक सुझाव दिया कि आप दोनों 15-15 दिन रख लिया करो माता को। माता बहुत वीक थी, शी वॉज अराउंड 95। तो उन दोनों भाइयों ने वो बात भी नहीं मानी। तो अंत में माता जी को बुलाया गया कि माता जी आप बताओ, आप किसके पास रहना चाहती हो। तो माता ने कहा, देखो मेरे लिए तो दोनों बेटे एक जैसे हैं,
मैं एक का नाम लेके दूसरे को नाराज नहीं करना चाहती, उदास नहीं करना चाहती। तो जज आप जो फैसला करेंगे मुझे स्वीकार है। तो जज ने फिर ये फैसला दिया कि बड़ा भाई 35 साल सेवा कर चुका है, अभी छोटे भाई को भी अवसर मिलना चाहिए, और 75 साल वाला पूरी कर भी नहीं पाता उतनी सेवा जितना ये कर पाएगा। तो सब ने वो मान लिया क्योंकि जज का फैसला था। तो बड़ा भाई जो था 75 साल का, वो उसको गले लग के उसने कहा, भाई आप माता की अब सेवा करना, बड़े प्यार से। दोनों गले मिले, दोनों के गले में आंसू थे, और यहाँ तक कि जज के आंखों में भी आंसू थी। तो जज भी हैरान था कि देखो क्या मुकदमा है, अगर लड़ाई हो भी तो भाइयों में ऐसी लड़ाई हो तो कोई हर्जा नहीं है। ये कंपटीशन हो अगर भाइयों के अंदर कि माँ की सेवा कौन करेगा, तो इससे बढ़िया कंपटीशन दुनिया में हो नहीं सकता। रिलेशनशिप में इस तरह की कंपटीशन होनी चाहिए। तो इस कहानी से हम इसको शुरू करते हैं अपने वक्तव्य को। हम बात कर रहे थे कल भी कि दुनिया के अंदर जो है मीडियोकर्स लोग ज़्यादा हैं, एवरेज ज़्यादा हैं, औसत लोग ज़्यादा हैं, टैलेंटेड लोग बहुत कम होते हैं जो एक्सीलेंस को जीवन में लाते हैं। तो मेजॉरिटी ऐसी ज़िंदगी जीती है मध्यम प्रकार की। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक्सीलेंस को प्राप्त करें तो हमें मीडियोक्रिटी से ऊपर उठना होगा। इसमें राइट हैंड पे दिखाया है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के अंदर सेंटर में यहाँ पर जो है हम अपनी कमियां कमज़ोरियों के साथ एक कंफर्ट जोन हर एक ने अपना क्रिएट किया हुआ, उससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते, उसी में सुख में रहना चाहते हैं। यद्यपि हमारे में बहुत कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, लेकिन हम उन कमियों कमज़ोरियों को दूर नहीं करना चाहते। उन कमियों कमज़ोरियों लिमिटेशंस के साथ हम अपने उस जोन में पड़े हुए हैं जिसको कंफर्ट जोन कहते हैं। और मेजॉरिटी लोग जो कंफर्ट जोन में पड़े हैं वो कभी ज़िंदगी में एक्सेलेंस को प्राप्त नहीं करते, मीडियोकर की ज़िंदगी जीते हैं। तो वी नीड टू गो बियॉन्ड वन जोन लिमिटेशंस। अपनी लिमिटेशंस को चैलेंज करना होगा, हमें अपनी कमियों को चैलेंज करना होगा, तभी हम जो है मीडियोकर जोन से एक्सेलेंस जोन में जाएंगे। तो हमें अभी जो हम जहाँ हमें बड़ी सेफ्टी लगती है, सिक्योरिटी लगती है, सुख लगता है, कंफर्ट लगता है, उस जोन से हमें उसको अतिक्रमण करना होगा, उससे बाहर हमें निकलना होगा। तो तभी एक्सेलेंस आएगी। और उसके लिए हमारे भीतर ये लक्षण जरूरी हैं कि सबसे पहला है कि हमारा क्लियरली डिफाइंड गोल हो, हमारा लक्ष्य हमें क्लियर हो। दूसरा, जो हमारे स्वप्न हो, ड्रीम्स जो हैं हमारे, उसका भी बेस रियलिस्टिक हो, उसका कोई ग्राउंड हो, ऐसे नहीं हवाई स्वप्न नहीं हो। फिर है आइडियाज़ हमारे कैसे होने चाहिए। आइडियाज़ हमारे हों इनोवेटिव, नवीन आइडियाज़ हो, नए नए आइडियाज़ हों। और विज़न कैसा हो, सुनहरी विज़न, सुनहरी दुनिया का, सुखमयी दुनिया का विज़न हो हमारी बुद्धि में। और मिशन क्या हो हमारा, आल्ट्रिस्टिक, परोपकारी, हम सबके परोपकार की सोचें। फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी ड्यूरिंग स्लीप, ड्रीम्स आर विच डोंट अलाउ यू टू स्लीप। ये स्वप्न वो नहीं होते जो आप
सोने के बाद देखते हैं स्वप्न वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो ऐसा पैशन हमारे भीतर, ऐसा जुनून होना चाहिए। और केवल उनके गोल डिफाइंड नहीं होते, उनकी एक्शन प्लान, उनकी वर्क प्लान भी वेल डिफाइंड होती है कि मुझे किस वक्त क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है। वो सारी एक्टिविटी उनकी वेल डिफाइंड होती है। और उनमें ऐसा नहीं है कि केवल प्लानिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। उनके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यस आई कैन डू इट। उनके भीतर आत्म सम्मान की भावना है, सम्मान की भावना है। इसलिए वो गीत भी है ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। हे प्रभु, हमें मन की शक्ति दो, हम अपने मन पर विजय प्राप्त करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम आज तक सबकी जय करते आए, सभी देवी देवताओं की हमने जय की, अपने इष्ट की जय की, हनुमान जी की जय की, राम जी की जय की, गुरु नानक देव जी की जय की, सबकी जय की हमने, लेकिन खुद की जय नहीं की। अब परमात्मा कहते हैं दूसरों की जय से पहले खुद को भी विजय करो। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो नेगेटिव टेंडेंसीज है इनके ऊपर अपने आप को विजय पहनाओ और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जैसे ये दिखाया, स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, जो हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इसमें स्ट्रेच आउट करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। अदरवाइज हम स्ट्रेच आउट नहीं करते तो हमारा एक दायरा सिमटा सा रहता है। और इसके अलावा हम क्या करें उसके लिए, रोज कोई ना कोई एक ऐसी चीज पकड़ें, पिक समथिंग डेली दैट यू वांट टू चेंज। जो मैं बदलना चाहता हूँ, मैं क्या बदलना चाहता हूँ अपने भीतर, ये अपने आप से हमें प्रश्न करना होगा। हर एक के भीतर कुछ ना कुछ कमियां हैं। आज हम सोचें, रोज अगर हम हफ्ते का भी प्रोग्राम बनाएं कि हम ये पॉइंट पे काम करेंगे, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको दूर करना है, तो रोज हम, रोज नहीं कर सकते तो वीकली करें, एक पॉइंट लें, उसको चेंज करने की चेष्टा करें। फिर है मेक डिसीजन दैट विल पुश यू इनटू लिविंग ए लाइफ ऑफ पैशन एंड एक्सेलेंस। ऐसे निर्णय करें हम जिंदगी में जो हमें पैशन की तरफ ले जाएं, जुनून की तरफ ले जाएं, एक्सेलेंस की तरफ ले जाएं। हमारा जीवन लगन से भरा हो कि हमें ये अचीव करना ही है। फिर है ट्यून एंड ट्रेन योर माइंड फॉर एक्सेलेंस। अपने माइंड को भी ट्रेन करें हम इस चीज़ के लिए कि मुझे ज़िंदगी में एक्सेलेंस चाहिए, मैं घटिया पर समझौता नहीं करूँगा। मेरी थॉट्स, मेरे वर्ड्स, मेरे डीड्स एक्सेलेंट क्वालिटी के होने चाहिए। यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस जरूरी है। फिर है कंपटीशन एंड मिस्टर झा। इसका क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करती हैं, कोई कंपटीशन का एक सिस्टम इवॉल्व करती है हर संस्था, और हर एक के टारगेट्स को सेट कर देती है। आप प्राइवेट संस्थाओं में जाओ, किसी में भी, वहाँ टारगेट्स हैं एम्प्लॉइज के, बेचारे दे आर रनिंग ऑन टोज हर वक्त। तो वो चाहते हैं कि इससे क्या है, बेस्ट बाहर आएगा। लेकिन इससे कई बार क्या होता है, वी जनरेट मिस्टर झा इन द सिस्टम। झा का मतलब, जे स्टैंड्स फॉर जेलिसी। सिस्टम के अंदर आपस में ईर्ष्या की भावना डेवलप हो जाती है कम्पिटिटिव होने के कारण। एच स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, घृणा भाव पैदा हो जाता है। ए स्टैंड फॉर एनिमोसिटी, और पीक पे चले गए तो एक दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है। तो ये कंपटीशन के कुछ कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। लेकिन ये रिसर्च सुजेस्ट करती है कि, रिसर्च जो है सपोर्ट करती है कोऑपरेशन फॉर एक्सेलेंस, के
research demonstrates that the performance of the whole company or organization is much better served by encouraging teamwork. अगर हम टीम वर्क बना देते हैं, टीम्स बना देते हैं, almost all tasks require teamwork for their optimum performance, तो टीम वर्क से अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स मोरल इज बूस्टेड इन द टीम सेटिंग, जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, उसका मोरल ऊंचा हो जाता है, उसका मोरल ऊंचा हो जाता है, मोरल भी ऊंचा हो जाता है। इससे क्या होता है, बढ़ती है फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो जाती है, एक्सेलेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा भी अध्ययन किया गया कि अगर स्टूडेंट्स को 2 या 3 के ग्रुप में या 4 के ग्रुप में पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो 2-3 के ग्रुप में देखा गया है कि स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्म करते हैं एक दूसरे को देख के, और ग्रुपिंग भी वो अच्छी करते हैं इस ढंग से कि एक अच्छा स्टूडेंट उसमें हो जो सबको पढ़ा सके, तो उससे भी एक्सेलेंस आ जाती है। कंपटीशन जो है फ्रिक्शनल एनर्जी को जनरेट करता है, जिससे जैसे पहले बताया हेट्रेड, कंपैरिजन, स्ट्रेस, एंजाइटी पैदा हो जाती है। तो इसलिए कई बार जो कंपटीशन है शॉर्ट टर्म गेन के लिए अच्छा है थोड़े समय के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में जो है ये पाया गया है कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी की फीलिंग ज़्यादा आ जाती है, एंड इट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर एक्सेलेंस। इन कंपटीशन वी एक्सपीरियंस फ्रिक्शनल एनर्जी विच इज़ नेगेटिव। लेकिन हमें कैसे कर्म करना चाहिए, जैसे होता है ना, वर्क इज वर्शिप, वर्क एंड वर्शिप आर नेसेसरी टू द वे टू टेक अवे द वेल, मैंने पर्दा, टू लिफ्ट ऑफ द बॉन्डेज एंड इल्यूजन। वर्क को हमें वर्शिप की तरह करना चाहिए, वारशिप की तरह नहीं। व्हेन यू वर्क आउट ऑफ लव, अगर आपको काम करते हुए आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, आपकी पैशन जीवंत है उसमें, तो वर्क वर्शिप बन जाता है, आनंददायक हो जाता है। वो कर्म योगी में हम चले जाते हैं, जो आनंददायक वर्क है, वहाँ क्रिएटिव एनर्जी पैदा होती है, और वहाँ पे फ्रिक्शन एनर्जी पैदा होती है अगर टू मच कंपटीशन हो जाता है। तो पॉजिटिव हो जाते हैं हम, उससे रेस्टफुल भी हो जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी नेचुरली बिल्ड्स कंसंट्रेशन एंड फोकस विच लीड टू एक्सेलेंस। तो जब भी पॉजिटिव एनर्जी होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी, उससे जो है मन एकाग्र होने लगता है, और एकाग्रता होने से मन टिक जाता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, वर्क करते हुए खुशी मिलती है। कंपटीशन और एक्सेलेंस में क्या फर्क है? कंपैरिजन, इसमें क्या होता है, कंपटीशन के अंदर भी कंपेयर विद अदर्स, हम किसी को दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं। कंपटीशन में वी कंपेयर विद सेल्फ, उसको वहाँ पे ही हमें ग्रो करना है। इसमें गोल होता है टू डू बेटर देन अदर्स, उसमें होता है एक्सेलेंस में टू डू द टास्क वेल, भी काम को बढ़िया तरीके से करना है, एक्सेलेंट वे से करना है। वो रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट है। फिर है इवेल्युएशन, कंपटीशन में रैंकिंग से होता है, उसमें टास्क स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से होता है एक्सेलेंस के अंदर। और इसमें जो इनर जो मनोदशा है भीतर की काम करते हुए, कंपटीशन में शांति नहीं है, टेंस है आदमी, जेलसी है, ईर्ष्या का भाव है, हेट्रेड है। लेकिन एक्सेलेंस के लिए जो वर्क कर रहे हैं वहाँ मनोदशा क्या है, वहाँ परसेवरेंस है, धीरज है, पेशेंस है, कूल एंड काम है, मन शांत है। और इनर स्टेट ऑन कंप्लीशन, कंपटीशन में क्या हो गया, अगर सफल नहीं हुए तो आप उदास होंगे, डिजेक्टेड मूड होगा। और कभी हो इलेशन हो, अच्छा मूड हो, स्टेट ऑफ यूफोरिया हो, दैट इज शॉर्ट लिव्ड में थोड़े समय के लिए होता है, अनलेस वी लाइक द टास्क, और उसमें सेटिस्फेक्शन होती है, एक्सेलेंट। तो जिन्होंने अध्ययन किया उन्होंने पाया कि हमें एक्सेलेंस की तरफ बढ़ना चाहिए, और कोऑपरेशन को साथ लेके या टीम वर्क को लेके चलेंगे
तो बेटर रिजल्ट्स देता है। ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। अगर गोल जो है, अगर प्लान नहीं है उसमें, तो ये विश है, सिर्फ आपकी विश है। ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। तो हाउ टू compete इन लाइफ? जिंदगी में compete करने के लिए हाई मोरल्स, हाई मोरल चाहिए, हाई मोरल चाहिए। मोरल्स हाई हो, हमारे मूल्य हाई हो, और हमारा साहस भी हाई हो। compete विद योर ओन सेल्फ, और हमारा कंपटीशन खुद से हो। हम रोज अपने से compete करके और नए निखरें, हम बिखरे नहीं, हम निखरें। हैव रीजनेबली हाई गोल्स, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा गोल ना सेट कर लें जो आपके लिए अनअचीवेबल है। मॉडरेट गोल्स मनोवैज्ञानिक कहते हैं सेट करने चाहिए। मॉडरेट से थोड़ा ऊपर, थोड़ा चैलेंज भी रहे। लेकिन अगर आपने बहुत हाई गोल सेट कर लिए, बहुत हाई, तो अपना पोटेंशियल देखना है, टैलेंट देखनी, इंटरेस्ट देखना है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप अचीव नहीं कर पाते बहुत हाई गोल रख के, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको गिल्ट सा पैदा होता है अंदर। तो इसलिए हमें थोड़ा समझदारी से रीजनेबली हाई गोल रखना चाहिए। रीजनेबली वर्ड इज इम्पोर्टेंट। तो तभी हम जो है उसमें सफल हो पाएंगे। इसमें बताया है कि वाई साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स वुड मेक न्यू इन्वेंशन डिस्कवरीज वाइल अदर्स नॉट। ये क्वेश्चन था। उन्होंने अध्ययन किया कि कुछ वैज्ञानिकों ने तो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी इन्वेंशंस की, डिस्कवरीज की, इंजीनियर्स ने भी। कुछ जो है सारी जिंदगी बैठे रहे, रोजी रोटी का जुगाड़ ही करते रहे। तो उसमें क्या पाया उन्होंने कि दोज हु ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम पुटिंग इन देयर बेस्ट ऑफ टैलेंट एक्सेलेंस इन ए कोऑपरेटिव मोड। जब कैटल जीनोम साइंटिस्टों ने निकाला, उसको डिसाइफर किया, तो उसमें अराउंड 150 साइंटिस्ट लगे हुए थे। तो जब हम कोऑपरेटिव मोड में काम करते हैं, कई जगह इसको हम लोग प्रमोट नहीं करते। सब अपने अपने सेल्फ सेंटर्ड प्रोग्रेस के चारों तरफ हम कई बार रहते हैं। लेकिन बेस्ट क्या होता है कि सब मिलजुल के टीम बना के, कोहेरेंट टीम, आपस में जिनमें स्नेह हो, प्यार हो, बैठ के चाय पानी पीते हो, एक दूसरे की जड़ें ना काटते हो, क्रैब कल्चर ना हो जिसमें, तो वो बैठ के जब डिस्कशन भी करते हैं, दैट आल्सो इज वेरी मीनिंगफुल। तो हमें मिलजुल के करना चाहिए। इसी से ये साइंस ने भी सिद्ध किया कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने कोऑपरेटिव मोड में काम किया, हर एक ने अपनी टैलेंट का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, एंड दोज हु आर इन कंपटीशन विद अदर्स, जो अपने आपस में ही लड़ते रहे, compete करते रहे, अनहेल्दी स्पर्धा में बिजी रहे, तो दे कुडंट कंट्रीब्यूट मच। ऐसा देखा गया कि उनमें उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, जो कोऑपरेटिव मोड में उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा पाई गई। तो इसलिए हमें क्या करना है? वी हैव टू सिलेक्ट आवर एरिया ऑफ एक्सेलेंस। हमें अपना एरिया ऑफ एक्सेलेंस देखना है। वो कैसे होगा? उसके लिए हमें, चाहे हमारे बच्चे हैं, उनमें भी हमें एक सिंसियर एक्सरसाइज करनी चाहिए। किस चीज़ की? कि उसकी, उनकी जो टैलेंट है, उनके अंदर जो नेचुरल स्किल्स हैं, इनबॉर्न, उनके जो पैशनेट इंटरेस्ट्स हैं, जहाँ वो सहज भाव से जा सकते हैं,
तो हम उसको आइडेंटिफाई करें कि टैलेंट्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उनमें स्किल्स क्या है। इसके लिए चाहे हमें मनोवैज्ञानिक सहारा लेना पड़े, और फिर उसको हम जो है अलाउ करें, लेट हिम परफॉर्म इन हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। कई फिल्मों के अंदर भी यही दिखाया गया कि कई बच्चे जिस चीज में आगे जाना चाहते थे, माँ बाप ने नहीं जाने दिया, तो वो कहीं भी सफल नहीं हो पाए। तो हमें इस चीज की स्टडी करनी चाहिए, तो वो एक्सेलेंस में जा सकते हैं। फिर क्या करें? नेक्स्ट स्टेप, एज पर योर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट्स फाइनलाइज योर एरिया इन कंसल्टेशन विद कैरियर काउंसलर्स। अगर आप कैरियर काउंसलर जो है उनकी सलाह लेनी पड़े तो भी जो है हम सलाह लेंगे, ये हमें देखना है। क्योंकि हम सलाह लेंगे तो हमें वो गाइड कर सकते हैं कि यू गो अलोंग दीज लाइंस। फिर है वर्क फॉर एक्सेलेंस इन योर चूजन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। फिर जो आपने चूज किया फील्ड आफ्टर कैरियर काउंसलिंग, तो उसके बाद आपने जो फील्ड चूज किया उसमें आप एक्सेलेंस में नेचुरली जाएंगे। आपको दिमाग पे बोझ नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे कई इंडियन बच्चे सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश के चक्कर में ही पीछे रह जाते हैं। कईयों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो बेचारे अपने को शाई फील करते हैं, हेजिटेंट फील करते हैं, लो एस्टीम फील करते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। और जो अपने को इंग्लिश बोल लेते हैं, फराटेदार इंग्लिश, वो बड़े कॉन्फिडेंट समझते हैं। तो ये जो भावना है, दिस इज रॉन्ग भावना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को तो थिंकिंग देखनी चाहिए, इसकी बेटर है। मान लो कोई मदर टंग में सोच रहा है। मुझे याद है किसी बड़े साइंटिस्ट के साथ में बैठा था, तो उन्होंने मुझे एक दिन ये कहा था कि थिंक योर whatever you want to think deeply, whenever you want to think deeply, think in your mother tongue। अपनी मातृभाषा में सोचो, या जिस भाषा से आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश में ही सोचना है, तो उसमें आपकी थॉट प्रोसेस हैम्पर हो जाती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमें इन चीज़ों को भी अपने बच्चों की दृष्टि से भी मद्देनजर रखना है। कई देशों में इसीलिए उन्होंने जो है इंटरप्रेटर रख देते हैं, ट्रांसलेटर रख देते हैं, लेकिन अपने जो बच्चों के ऊपर बोझ नहीं आने देते दिमाग के। उससे क्या होती, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं ज़िंदगी में एक्सेलेंस के लिए वर्क करें, तो अगर जो लैंग्वेज हमें अच्छी है, जहाँ थिंकिंग प्रोसेस जिसमें बेस्ट वर्क करती है, वही हमें चुनना चाहिए। फिर है टेक होम मैसेज क्या है इस सारे का। टेक होम अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। आज मेडिटेशन मैंने पीछे रख दिया था, मैं क्या टॉपिक पहले पूरा करेंगे, मुरली करेंगे, फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है। तो टेक होम मैसेज क्या है, सारी एक्सरसाइज कंपटीशन एंड एक्सेलेंस पे जो लेक्चर था, इसमें से हमें क्या टेक होम मैसेज मिला? वो है, एक तो हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करके अपनी जो हमारी मिस्टेक्स हैं, वीकनेसेस हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो एरर्स हैं, ड्रॉबैक्स, उनको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज योर एरर्स, मिस्टेक्स, weaknesses, shortcomings, and maximize your virtues and human values to attain excellence in whatever we do। हम जो भी करते हैं, जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारा कर्तव्य है, चाहे ऑफिशियल, चाहे घर पे, कहीं भी, वेयर एवर वी आर, हमें क्या करना है? अपनी कमियों कमजोरियों को दूर करना है। भगवान भी हमें गाइड कर रहा है, किस लिए? कि हमें अपनी कमियां कमजोरियां दूर करके उनकी जगह पे उनको मेकअप करना है गुड पॉइंट से, वर्च्यू से, वैल्यूज से। ह्यूमन वैल्यू कहो, डिवाइन वैल्यूज कहो, स्पिरिचुअल वैल्यूज कहो,
उनसे हमें अपने जीवन में जब वैल्यूज धारण करेंगे तो अवगुण अपने आप कम होने लगेंगे, तो जीवन में एक्सेलेंस, गुणवत्ता आ जाएगी। तो इसलिए स्लोगन क्या हुआ, वीकन योर वीकनेसेस, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। अपनी स्ट्रेंथ्स को, पॉजिटिव पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो, और अपनी कमजोरियों को कमजोर करो, उनको वीक करो, कमजोरियों को, और जो शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उनको हम मजबूत करें। वेद के अंदर भी हम सारी मानवता को आवाहन किया गया। क्या कहा है, मनुर्भव, मनुर्भव, मनुष्य बनो, इंसान बनो, क्योंकि आजकल मनुष्य ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार एग्जीबिशन लगी हुई थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। वहाँ पर जो कोई समझने के लिए आया तो उन्होंने उनको बताया कि हम यहाँ मनुष्य को देव बनाते हैं। तो उसने बड़ा सुंदर आगे से प्रश्न किया कि आपको मनुष्य मिल जाते हैं जिनको आप देव बना रहे हो? आज इंसान भी ढूंढने को नहीं मिलता, मनुष्य ढूंढने को नहीं मिलता। शायद इसलिए वेद को लिखना पड़ा, मनुर्भव, मनुष्य बनो। कुत्ते को कोई नहीं कहता कुत्ता बनो, बिल्ली को कोई नहीं कहता बिल्ली बनो, लेकिन इंसान को कहते हैं सब, इंसान बनो, बंदा बन जा। हम बंदे भी नहीं है, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं। जो बंदा बंदगी नहीं करता, उस प्रभु को याद नहीं करता, वो किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके जीवन में पॉजिटिविटी आनी मुश्किल हो जाती। क्योंकि जिंदगी में अगर देखेंगे तो कंपटीशन का दौर है, और उससे हेट्रेड, जेलसी और ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही अध्यात्म में प्रवेश करती तो ये चीजें धीरे धीरे डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती। तो इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था, वानर से नर और नर से नारायण, ये यात्रा है। हम अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाएं, अपनी चेतना को एक्सेलेंस में लेके जाएं। हम पहले मनुष्य बने, मनुष्य से देव बने। अभी तो शायद अधो मानव है, नीचे, मानव के स्तर से भी नीचे हैं। तो इसलिए पहले तो बंदा बन जाए, मनुष्य बन जाए, इंसान बन जाए, फिर देव की यात्रा पर निकलना है, इंसान से देव की यात्रा पर निकलना है। श्रीमद् भगवत गीता ने भी कहा, योगस्तु कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, योग में स्थित होके जब तू कर्म करेगा, जब तू डिटैच होके कर्म करेगा, जब तू अनबायस्ड होके कर्म करेगा, संगम त्यक्त्वा धनंजय, फिर तुझे सफलता मिले असफलता मिले, समत्वम योग उच्यते। तुम्हें बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखना है, क्योंकि जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जीवन में हार भी आएगी, जीत भी आएगा। ऐसा नहीं कि सदा जो है अच्छा अच्छा ही आता रहे। कई बार ऐसा भी आएगा जो हमारे प्रतिकूल है, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, जो हमें दुख देने वाला होगा, हमारी इच्छा अनुसार नहीं होगा, क्योंकि हम तो कभी नहीं चाहते दुख आए। लेकिन दुख भी आएगा, पीड़ा भी आएगी, अपमान भी आएंगे। उसमें भी हमें सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, चाहे जो द्वंद्व है, सफलता असफलता है, उसमें हमें समान रहना है। समत्वम योग उच्यते। फिर है योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता का नाम है। योग में जब कर्म ऐड हो जाता है तो हम कुशल कर्म, बड़ी कुशलता से, स्किलफुली हम काम कर पाते हैं। एक ऑर्डिनरी ढंग से काम करना है, एक एक्सेलेंस से काम करना है, तो वो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो व्हाट इज द रेसिपी फॉर लाइफ एक्सेलेंस? जिंदगी के अंदर अगर हम चाहते हैं कि एक्सेलेंस मिले, तो उसके लिए रेसिपी क्या है, ये किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में दी है, जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। हार्ट फुल ऑफ लव, इसका एक एक शब्द बड़ा कीमती है। इसको बहुत प्यार से पढ़ना और सुनना, और इसको साथ साथ अनुभव कर सको तो नथिंग लाइक इट। हार्ट फुल ऑफ लव, हमारे हृदय में संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम भरा हो। प्राणी जगत, वनस्पति जगत, पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स,
सबके प्रति हृदय में प्रेम की भावना हो, आईज फुल ऑफ कंपैशन, आंखों में करुणा की भावना हो, आंखों में इनोसेंस हो। हमारी आंखें जो है इनोसेंस से भरी हो, छोटे बच्चे की तरह, इसीलिए सबको वो प्यारा लगता है। बच्चे की आंखों में शरारत नहीं है, बड़ा इनोसेंट है, भोला भाला है। तो हमारा भी आईज फुल ऑफ कंपैशन एंड इनोसेंस, हैंड्स फुल ऑफ जेनरोसिटी, हाथ देने में कंजूसी न करें, उदार भाव, उदार हृदय, जेनरोसिटी, उदारता हो हृदय में, और ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो, हेड फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जो हमारा हेड है वो कैसा हो, फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे में ज्ञान हो, समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एंड विजडम हो, हमारे भीतर विजडम होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस से आता है। और हमारा जो चेहरा है, कंप्लेक्शन फुल ऑफ सीरीनिटी, जैसे महात्मा बुद्ध का चेहरा पूरा सीरीन फेस, सीरीन हो, चीयरफुल हो, चेहरे से मुस्कुराहट झलकती हो, मुस्कुराहट की वाइब्रेशन तरंगे निकलती हूँ, स्प्रिंकल विद काइंडनेस, और इसको काइंडनेस के साथ, दया भाव के साथ इसको स्प्रिंकल करें हम, ऐड प्लेंटी ऑफ फेथ, और उसको जो है फेथ ऐड करें उसमें, एंड मिक्स वेल, इन सारी चीज़ों को मिला दो, स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ लाइफ टाइम, जैसे वो जैम लगाते हैं ना, जैम ब्रेड पे, इस तरह से ये बता रहे हैं कि कैसे वो आपने तैयार करना है जिंदगी का, स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ लाइफ टाइम एंड सर्व टू एवरीवन यू मीट, जो भी आपको मिले, अगर ये क्वालिटीज उसमें होंगी, दिस इज श्योर शॉर्ट पेनेशिया फॉर लास्टिंग हैप्पीनेस, इससे आपकी जिंदगी में बहुत आनंद, बहुत खुशी, बहुत मस्ती, और आप मेडिटेटिव हो जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें होंगी, और मेडिटेटिव होंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम परमात्मा से जुड़ेंगे, महान आत्माओं से जुड़ेंगे, धर्मात्माओं से जुड़ेंगे, अच्छे लिटरेचर से जुड़ेंगे, तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा, हमारा जीवन फुल ऑफ एक्सीलेंस हो जाएगा। ये क्वालिटीज़ अगर हम अपने जीवन में ले आएंगे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। अभी हम मुरली के पॉइंट आज के सुनते हैं। जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है उनकी निशानी क्या होगी? ये आध्यात्मिक दृष्टि से बृहस्पति की दशा है। ऐसे बच्चे जीते जी देह के संबंध, रिश्तेदार संबंधी, देह के पदार्थ, जो हम देह के पदार्थ हैं, से अनासक्त होकर स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं तथा सदाशिव परमपिता परमात्मा की अखंड स्मृति में रहते हैं, निरंतर स्मृति में रहते हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख में खोए रहते हैं। जैसे गोपियां आनंद में खोई रहती थी, ऐसे हम भी भगवान के गोप गोपी बन जाते हैं। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होती, वो सदा खुश रहते हैं, वो दूसरे ही लोक में रहते हैं, मस्ती के लोक में, मस्ती के आलम में रहते हैं, वो मस्ती के आलम में रहते हैं, हर हाल में खुशहाल, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए, हर हाल में खुशहाल, हमें सदा खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। ये सृष्टि रूपी चक्र निरंतर घूमता रहता है, हर क्षण ड्रामा आगे सरक रहा है, हर क्षण नए सीन आ रहे हैं, कर्मों के अनुसार हर एक की नियति निर्धारित है, डेस्टिनी। तुम्हें इस ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना, बी द विटनेस ऑफ दिस ड्रामा एंड सीन्स ऑफ द ड्रामा। एक रस स्थिति बनाकर रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना है, सुख दुख में एक समान रहना है, प्रभु को साथी बनाकर रखना है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसमें संस्कारों से अनुसार पार्ट भरा हुआ है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है,
ज्ञान युक्त योग युक्त पाठ से सुख शांति की महसूसता होती है। तो हमारा पाठ कैसा हो, हमारे पास नॉलेज हो, हमारे पास पावर हो, हम मेडिटेटिव हो, तो सुख शांति जीवन में रहेगी। नहीं तो बहुत परेशान होना पड़ता है। लोग बहुत एक दूसरे के कंपटीशन में, कंपैरिजन से ही दुखी हुए रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देह के धर्मों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धी आदि को भूल अपने को आत्मा समझ सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा सदाशिव को सदा याद कर। देह के धर्मों से समाज में झगड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट और राइट, सब धर्मों के आपस में युद्ध होते हैं, एक दूसरे को कन्वर्शन में लगे हुए कि कोई हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहा है, कोई मुस्लिम बना रहा है। तो ये एक प्रक्रिया इस तरह की चलती रहती है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ नहीं। लेकिन आत्म धर्म से समाज में प्यार और एकता बढ़ती है। चेक करो, सारा दिन में हम परम पिता परमात्मा को कितना याद करते हैं। याद से ही आत्मा पवित्र बनती है। शिव बाबा आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। इस यज्ञ में पुरानी दुनिया, विकारी संस्कार स्वाहा हो जाते हैं। उस यज्ञ में तो सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, जौ तिल वगैरह स्वाहा करते हैं। ज्ञान यज्ञ से हम आत्मा विकारों को स्वाहा करके पवित्र बन जाती है। हर आत्मा अपने को जानती है कि इस जन्म में कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, कितनों को सुख दिया, कितनों को दुख दिया। हर एक को इस जन्म का तो कम से कम पता है। अपने आप से प्रश्न पूछो, यदि आज मेरा शरीर छूट जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी अपने भीतर इसको झांक के देखें कि यदि आज मेरा शरीर इसी क्षण छूट जाए तो मेरी क्या गति होगी, क्या खोया क्या पाया, मैंने इस जन्म में क्या खोया क्या पाया। तो ये प्रश्न बहुत गहरा है, इसको देखना चाहिए। अगर मैं अभी शरीर छोड़ दूं तो मेरी क्या गति होगी, मैंने क्या लोगों का, कितनों का भला किया, किसी को सुख दिया या दुख दिया, घृणा भाव रखा, किस तरह के भाव रखे। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हम अपने पास एक नोटबुक रखें। आज बाबा ने कहा बच्चे अपने पास हर वक्त एक नोटबुक रखो, चाहे छोटी सी रखो। इस नोटबुक में मैंने मन में मेरी क्या थॉट्स चली, कर्म की, वाणी कैसी रही सारा दिन, कर्म मेरे कैसे रहे, इसका चार्ट लिखो रोज। सारा दिन संकल्प वाणी कर्म कैसे रहे, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे। इससे धीरे धीरे अवस्था अच्छी हो जाएगी, हमारी इम्प्रूवमेंट होने लगेगी, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हमारे भीतर होने लगेगी। और यही लक्ष्य है। नहीं तो अपनी कंफर्ट जोन में जीते रहें विद ऑल आवर लिमिटेशंस एंड कॉन्स्टेंट्स। यह भी नोट करना है, मेडिटेशन कितना समय किया, भगवान के पास कितनी देर बैठे, हम भगवान से कितनी देर बात की, कितनी देर रूह रिहान किया परमपिता परमात्मा से, ये भी हमें चेक करना है। इसलिए खूब पुरुषार्थ करना है, आत्म कल्याण के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यदि आत्मा की बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। ये अंडरलाइन, बॉडी कॉन्शियस होके गॉड कॉन्शियस नहीं हो सकता। आपको, हमको सोल कॉन्शियस होना होगा, आत्म भाव में स्थित होना होगा। इस बात पर बार बार अटेंशन दो, आई एम ए सोल, आई एम ए सोल, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो सहज योगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा लास्ट, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। आपके जो कर्म है, आपके कर्मों से पता लग जाएगा कि आपकी आत्मा कैसी है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, अपने शक्ति स्वरूप को भी
और परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उसको भी अपने द्वारा प्रत्यक्ष करो। गॉड शुड बी रिफ्लेक्टेड थ्रू अस, वी शुड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। हम परमात्मा के प्रतिनिधि हो जाएं, परमात्मा हमारे द्वारा झलके, ऐसा भाव हमारे जीवन में आ जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अभी हम सब मिलकर मेडिटेशन में बैठेंगे, क्योंकि आज मेडिटेशन मैंने सोचा बाद में करवाते हैं। सभी अपने को, मुरली के बाद मेडिटेशन अच्छा होता है हमेशा, इसलिए मैंने ये भाव रखा आज अपने को सभी आत्मा समझ के बैठें। भ्रिकुटी में उपस्थित हो जाएं। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी, आई एम ए डिवाइन लाइट, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा भी ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्लिंगम शिव है। मैं आत्मा भी प्रकाश स्वरूप हूँ, लाइट हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने समस्त शरीर को रिलैक्स करो, शांत करो। मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, इंद्रियां भी शांत, शरीर भी शांत। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। शरीर में कहीं भी तनाव ना हो, दबाव ना हो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीस लविंग सोल। परम पिता परमात्मा शांति का सागर है, ओशन ऑफ पीस। लंबे गहरे सांस लें। लंबे गहरे सांस ब्रीद इन करें तो मन में ओम चले, ब्रीद आउट करें तो मन में शांति चले। श्वास भीतर, ओम भीतर, श्वास बाहर, शांति साथ में मन में चलेगी। ओम शांति। शांति। श्वासों को साक्षी होकर देखें। सारा शरीर शांत हो गया, मन अमन हो गया है। बुद्धि शांत हो गई है। परमपिता परमात्मा की कृपा बरस रही है। सत्यम शिवम सुंदरम पतित पावन ज्ञान सूर्य परमात्मा अपनी ज्ञान की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें, सुख शांति की किरणें, शक्ति की किरणें
हम सब रूहों पर बरसा रहे हैं। सुप्रीम रूह हम सब रूहों पर सुख शांति की वर्षा कर रहे हैं, आनंद की वर्षा कर रहे हैं। चित्त शांत हो गया, गहन शांति की अनुभूति हो रही है। एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड फादर शिवा's लाइट ऑल अराउंड। मुझे परमपिता परमात्मा की लाइट और माइट ने चारों ओर से एनवेलप किया हुआ है। मेरे चारों तरफ लाइट और माइट का पिरामिड बना हुआ है। आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉडली शील्ड। मैं गॉडली शील्ड के प्रोटेक्शन में हूँ। मेरे चारों तरफ पिरामिडल लाइट और माइट है। मेरा ऑरा विस्तृत होता जा रहा है। प्रकाश का प्रभा मंडल विस्तृत होता जा रहा है। लाइट और माइट दूर तक फैल रही है। हृदय में प्रेम सारी मानवता के लिए, वनस्पति जगत, प्राणी जगत के लिए, जड़ जगत के लिए, सारे ग्लोब को लाइट और माइट मिल रही है। हीलिंग एनर्जी मिल रही है। परम पिता परमात्मा की हीलिंग एनर्जी भी इस ग्लोब को हील कर रही है। हम आत्माओं की एनर्जी भी इस ग्लोब को हील कर रही है। हम स्वयं को हील कर रहे हैं। शरीर में जहां भी कोई प्रॉब्लम है वो हील हो रही है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, वो खुल रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ बन रहा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ बन रहा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ बन रहा हूँ। इसी भाव में 1 मिनट बैठे रहें। अभी हम यश जी को निवेदन करेंगे कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर सा गीत सुनाएं। ओम शांति। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल दो निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए उसे
जीवन की शाम तक वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सुख दुख हो रात दिन हो, हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करे उसको काम पर, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती हैं वो सब है मिटने वाली, चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु है रहने वाले। अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। बहुत ही सुंदर गीत है। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए, 2 पल निकालिए प्रभु के भी नाम पर, क्योंकि जब तक उसको हमने रहबर नहीं बनाया है तब तक जिंदगी खूबसूरत नहीं बनती है। बाकी रहबर तो कई बार रास्ते में ही छोड़ जाते हैं, ये ऐसा रहबर है जो मंजिल पर पहुंचाकर ही हमें छोड़ता है। तो इसलिए वो केवल रहबर नहीं, हमारा फादर भी है, हमारा टीचर भी है, हमारा गुरु भी है, हमारा गाइड भी है। हमें उसकी गाइडेंस में चलना है और ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक्स। आज हमारा ये कंपटीशन एंड एक्सीलेंस का चैप्टर पूरा होता है और उसकी समरी यही है कि हम अपने साथ compete करें, अपनी कमियों कमज़ोरियों को मिनिमाइज़ करें, अपने वर्च्यूज़ को वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज़ करें और अपना जो लक्ष्य रखें उस लक्ष्य के लिए पूरी हमारे पास वर्क प्लान होनी चाहिए। अपनी टैलेंट्स को पहचानें, उन टैलेंट्स पे वर्क करें और उनके ऊपर काम करके हम एक्सेलेंस को पाएं तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो हाथ उठा सकते हैं और फिर उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अर्जुन शर्मा बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ, सुन सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा अच्छा, तो आपका बहुत अच्छा आज का लेक्चर था पीपीटी स्लाइड के साथ कंपटीशन और एक्सीलेंस के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, मुझे एक्चुअली आपका ये आज का लेक्चर सुन करके एक घटना याद आ गई।
जी 1993 में मुझे एक अवार्ड मिला था, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ वर्ल्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी उसको जी। लेने में हांगकांग गया था। हाँ जी तो हाँ हांगकांग के एयरपोर्ट पर ही एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था जिसमें एक किड्स ओलंपियाड हो रहा था हांगकांग में उस समय। जी जी तो जी। उसमें स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई यूएसए का टीचर था हम्म, और इंटरनेशनल लेवल पर उनका वो कोर्स चल रहा था। तो मैंने परमिशन मांग करके 1 घंटे के लिए अटेंड किया वो। जी तो वहाँ उस मोटिवेशनल स्पीकर ने बड़ा अच्छी क्लास ली, बहुत अच्छी बातें की स्कूल के बच्चों से। और उन बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि आप क्लास में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, आप कैसा परफॉर्म करना चाहते हैं, अपना किस चीज में बढ़िया बनना चाहते हैं। तो किसी हम्म। बच्चे ने कहा जी मैं तो टॉप करना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं इस सब्जेक्ट में फर्स्ट आना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि आई वांट टू बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, जैसे फीलिंग होती है बच्चों की। जी जी। तो उस स्पीकर ने एक बहुत अच्छी बात करी, इसने समझाया बच्चों को कि हम्म देखो बच्चों ऐसा है, इफ यू आर नंबर वन इन योर क्लास, हम्म। वो नंबर वन या टॉप पोजीशन परमानेंट नहीं है। जी आज आपने टॉप कर दिया, कल आप नंबर टू भी हो जाओगे। तो जी उसने सजेशन दी और बड़ा अच्छा वर्ड दिया कि अपने आप को पहचानो एंड बी यूनिक। उसने वर्ड कहा यूनिक होइए, टॉपर नहीं होइए। बिकॉज इफ यू आर यूनिक, you are always unique, nobody can snatch your uniqueness. But if you are topper of the class, tomorrow you may be number 2, day after tomorrow you may be number 3. तो उसने भी लगभग वही बात कही जो आप कह रहे थे कि आप हाँ। अपने आप को पहचानिए एंड बी यूनिक, यूनिकनेस इज परमानेंट, पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इज टेम्पररी। तो बहुत मुझे वो याद सुंदर। आ गई बात। बहुत थैंक यू सर फॉर, उसमें ऐड किया आपने, बहुत सुंदर लगा। और ये चाइना के अंदर भी इस तरह की चलते हैं, रशिया के अंदर भी चलता है, और भी देशों ने अब अच्छा। शुरू किया है। जब से ये ओलंपिक्स होते हैं ना, तो बचपन में ही वो टैलेंट हाँ देख हाँ। लेते हैं कि ये बच्चा जो है इधर एक्सेल कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल है। हम लोग तो फिर जेनेटिक्स में वैसे भी जानते हैं कि वैसे डीएनए यूनिकनेस है, और है, हर कोई यूनिक तो है ही है, क्योंकि हमारा ना गुण मिलते, ना कर्म मिलते, ना स्वभाव मिलता किसी का। माँ बाप चाहे एक एक ही हैं और उनके 4 बच्चे हैं, चारों में यूनिकनेस है ना, सेम होते भी, क्योंकि जेनेटिक पूल डिफरेंट हो जाता है, जीन पूल जो है। तो ये तो इस कुदरत की विशेषता है, बहुत सुंदर, कि वेरिएशन वेरिएशन जो है, वैरायटी शो है ये। इस वैरायटी में बड़ा आनंद आता है, विविधता के अंदर बहुत आनंद है। और डाइवर्सिटी वाली बात नेचर है। जो है, डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी भी एंड है दैट हर इज चीज। रिक्वायर्ड, वो जरूरी है। अगर हर कोई सेम हो जाए तो ना तो जीने का मजा है, ना कंपटीशन का मजा है। हाँ हर जी। चीज बराबर है तो कोई वही नहीं। वो कहते हैं ना, इफ देर इज नो वेरिएशन देर विल बी नो सिलेक्शन। नो। वेरिएशन तो चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई प्रश्न हो? ओम शांति सर। ओम शांति जी। सर प्रश्न है, एक मिनट। क्या इनर एक्सीलेंस अचीव करने से आउटर वर्ल्ड की एक्सीलेंस, दैट इज प्रोफेशनल, सोशल, ये सब अपने आप आ जाती है? एंड इफ यस देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। सर अगर इनर एक्सीलेंस अचीव करने से जो हमारे अंदर आउटर वर्ल्ड की एक्सीलेंस है, मतलब अपने आप को अंदर से अगर हम एक्सीलेंट बना रहे हैं, तो जो आउटर वर्ल्ड में एक्सीलेंस चाहिए प्रोफेशनल फ्रंट पे या सोशल फ्रंट पे, तो अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती है। एज इन हमें आउटर उसमें वर्क अपने ऊपर करना पड़ता है, या फिर हमारे को मतलब बुद्धि से ही सारा काम चल रहा है? ऐसे है कि अगर भीतर की एक्सेलेंस डेवलप है तो आउटसाइड में आ जाएगी। लेकिन मान लो कोई स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स चाहिए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए। तो अगर हम वो ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि हमारे भीतर जो है संभावनाएं तो है ही है, एक्सेलेंस की क्वालिटी तो हमारे भीतर है ही है, तो दूसरों की तुलना में हम उस प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आउटर जो वर्ल्डली एक्सेलेंस है, प्रोफेशनल एक्सेलेंस है, उसके लिए जो रिक्विजिट है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको भी हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी बुद्धि अच्छी है
तो आपको कुछ भी करने में आप अच्छे हो सकते हैं। और अगर आपकी इनर डेवलपमेंट अच्छे से हुई है तो आउटर भी होने लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ये हो सकता है कि उसके लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उसकी हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए अगर हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारे भाव अच्छे हैं, हमारा मन अच्छा है, क्योंकि मन बुद्धि की ट्रेनिंग है हर जगह, तो और हम ओपन हैं नई चीज को सीखने के लिए, तो हम सीख सकते हैं, उसमें भी एक्सेलेंस आ जाएगी। इफ एक्सेलेंस अगर आपका स्वभाव ही है, किसी को अगर मान लो एक्सेलेंस से नीचे अच्छा ही नहीं लगता, मतलब वो उसकी अपनी इंडिविजुअल एक्सेलेंस, तो वो कहीं पे भी जाएगा उस चीज को अच्छे से होलिस्टिक एंगल से देख के उसमें अपनी योग्यता अनुसार वो क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश करेगा, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो अभी समय हो गया है, सभी मिलके करते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अपने हृदय में प्रेम भर के सारी मानवता के प्रति, सारे वनस्पति जगत, प्राणी जगत, जड़ जगत, सबको हम शुभ भावनाएं दें, शुभकामनाएं दें। सारे ग्लोब को हम शुभ भावनाएं दें। दोनों हाथ जोड़ लें, हृदय में प्रेम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप मुस्कुराते रहें, सबको मुस्कुराने का गुण सिखाएं और हर हाल में खुशहाल रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।